बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप ये बायोटेक जो नाम है इससे फेमिलियर तो ज़रूर होंगे। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ने हिंदुस्तान में एक अहम जगह बना ली है। फार्मास्यूटिकल से लेकर एग्रीकल्चर तक आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट की मांग और अहमियत लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा दीगर कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों आदाब, मैं हूं सुम्बुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके मुस्तकबिल को किसी न किसी तरह से बेहतर बना सकें। और आज हम आपको बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पैकेज के जरिए देखते हैं कि आप किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल मटेरियल को मुफीद अशिया में बदला जा सकता है। आज हिंदुस्तान में बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी ने काफी अहम जगह बना ली है। फार्मास्यूटिकल, फूड मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और रिसर्च में आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट की अहमियत लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा दीगर कई फील्ड्स में भी बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आप 12वीं क्लास पास करने के बाद BSc बायोटेक कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। ये कोर्स 4 साल मुद्दत का कोर्स है। ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद उम्मीदवार इस फील्ड में PhD भी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को यकीनी तौर पर नौकरी तो मिलती ही है, साथ ही स्टूडेंट्स PhD करने के बाद एकेडमिक्स में भी अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। काबिले जिक्र है कि ये रिसर्च पर मबनी सब्जेक्ट है, तो मेयारी रिसर्च के लिए बाहरी ममालिक का भी रुख किया जा सकता है, जिसके बाद नौकरी पाना कतई मुश्किल नहीं रह जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी के जरिए अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये फील्ड कामयाबी की नई राहें हमवार करती है। एक ऐसे वक्त में जो बायोटेक्नोलॉजी में आने वाले वक्त में रोजगार के इम्कानात लगातार बढ़ने की उम्मीद है, तो आप भी बायोटेक्नोलॉजी जैसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद कामयाबी की नई इबारत लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड क्या है, इस फील्ड पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में। इस सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हेड प्रोफेसर प्रवीर कुमार। खैर मकदम सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक कहे सर, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और ज़्यादा बारीकी से, जो नौजवान हमारे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे आप क्या बताना चाहेंगे, क्या है बायोटेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के वो किस तरह का काम करते हैं? पहले तो धन्यवाद। और बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि आपने बोला मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे विभागों को मिला के एक विभाग बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया है। और शायद मैं अपने नौजवान छात्रों और दोस्तों को ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टेक्निकल स्टडी ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं। और किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं इसका मैं थोड़ा सा आपको विवरण देना चाहता हूँ। जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट कलर कोड्स पे भी बेस्ड है, तो कभी कभी इसको कहा जाता है रेनबो कलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे वैसे तो 5 से 6 विभाग ही बायोटेक्नोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन बहुत और भी विभाग हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जब मैं स्टार्ट करता हूँ रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है, जिसमें कि हम लोग मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट होता है, मेडिसिन कैसे तैयार करते हैं, वैक्सीन कैसे तैयार करते हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे तैयार करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को कैसे हम लोग सही ढंग से रखते हैं, इस पे हम लोग विशेष स्टडी करते हैं। अब जैसे आ गया आपका ग्रीन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी।
अब आप देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे काम हम लोग करते हैं, जैसे एंजाइम प्रोडक्शंस, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि जैसे कोई बहुत मास पे प्रोडक्शन करना रहता है किसी भी एक बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इंसुलिन, जैसे कोई भी हमको नया वैक्सीन बनाना है, जैसे कि कोई भी हमको नया एंटीबॉडीज़ बनाना है, तो हम लोग इसमें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जैसे मान रखिए इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का यदि एक विंग हम निकालते हैं तो वो सब थोड़ा बहुत मिलता जुलता आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का। अब जैसे आप सोचती होंगे कि बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हो। पहले आप यदि देखेंगे तो पहले हम लोगों के यहाँ सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोगों के यहाँ हर सालों भर हर कुछ मिलता है, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो। तो ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की देन है। इसके अलावा अभी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का विंग है उसको कहा जाता है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी है। कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी पहले क्या होता था, पहले हम लोग जो पढ़ाई करते थे सब कुछ मतलब अपने अध्ययन के आधार पे करते थे। जैसे मान रखिए मुझे कोई फाइंडिंग्स मिली, फिर उसके बाद हम आगे का काम किया करते थे उस पर्टिकुलर एक फील्ड में। लेकिन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के इमर्जेंस से फ़ायदा क्या हुआ है कि एक ही झटके में हम लोग बहुत तरह की जानकारी कंप्यूटेशन के थ्रू ले लेते हैं। शायद आपने सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपने सुना होगा बिग डाटा एनालिसिस। ये सब चीज़ें आज के डेट में धूम मचा रही है। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग सेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो इवन इंजीनियरिंग वाले भी मोस्ट ऑफ द टाइम इन सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। जैसे कि मान रखिए कि यदि आपके पास बहुत बड़ा डाटा चंक है, जिसको कि हम लोग जैसे कहते हैं कि बिग डाटा में, जैसे बिग डाटा में मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन एकत्रित हैं और हम सिर्फ उससे एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से ये डाटा हमारे किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ में काम आएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इमेजिंग सिस्टम को देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे देश विदेश में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे इमेजिंग, डिफरेंट डिजीज़ की इमेजिंग अभी एक जगह स्टोर किए हुए हैं और डॉक्टर सिर्फ बोलते हैं कि ठीक है आप बताइए, ये मैं आपको इमेज भेज रहा हूँ, इस इमेज के बदले आप बताइए कि डिजीज़ किस तरह का हो सकता है। अब आप सोचिए यदि आपके पास 10 लाख का डाटा है इमेजिंग का, आप उससे उसको मैच कीजिएगा और तुरंत में बता सकते हैं कि ये जो बीमारी है इससे मैच करता है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पहले से आपको बता सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है किसी भी ड्रग्स के डिस्कवरी में। अब आ जाइए मरीन बायोटेक्नोलॉजी। मरीन बायोटेक्नोलॉजी ये अलग विभाग है बायोटेक्नोलॉजी का, मरीन बायोटेक्नोलॉजी। मरीन बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत सारे, हमारे पास खजाना है समुद्र में, जिसको कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं कि किस तरह से उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के थ्रू उससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास है, जैसे कहा जाता है कि ये डार्क बायोटेक्नोलॉजी। डार्क बायोटेक्नोलॉजी वो होता है जिसमें कि हम लोग बायो वेपन्स या बायो हैजार्डस चीज़ों को बनाते हैं, इसीलिए इसको डार्क बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो मुख्य तौर पे ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के विभाग हैं जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज ह्यूमन हेल्थ से लेके एग्रीकल्चर तक में किया जा सकता है और दवाई को बनाने में। यानी कि बहुत सारे विभाग हैं आपने बताए हैं, तो इससे ये जो फील्ड है बहुत वास्ट हो जाती है। सर, अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहे तो उनके लिए किस किस तरह के कोर्सेज मौजूद हैं और सब स्पेशलाइजेशन किस तरह से कोर्सेज के अंदर आते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं इसके पीछे एक और बात बताऊंगा, जैसे इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल। जब हम लोग 12वीं कक्षा पास करते हैं तो उसमें यही होते हैं माता पिता के मन में, या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। दिक्कत क्या है, इंजीनियरिंग तो 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन डॉक्टरी लगभग 10 साल का कोर्स होता है। उसी तरीके से यदि कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, चूँकि ये फील्ड बहुत ही चैलेंजिंग और फैसिनेटिंग है, यदि कोई भी नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं
तो वो ये सोच के आए कि कम से कम 7 से 8 साल की पढ़ाई होगी तभी जाके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब रही बात कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में और अब्रॉड में, वो लोग बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफ़र करते हैं। उसमें बहुत तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बीटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन फॉरेंसिक साइंस, बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन फूड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह के बहुत, बीटेक इन मरीन बायोटेक्नोलॉजी, और इसी का बाद में मास्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है सेम इसी का, या फिर कुछ उसमें मतलब थोड़ी सी भिन्नता के साथ। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग डिप्लोमा कोर्स भी देते हैं, बीटेक कोर्स भी देते हैं, एमटेक जिसको बीएस और एमएस भी हम लोग करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कोर्स भी देते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी देते हैं। अब डिप्लोमा में जैसे आप ये समझिए कि जैसे क्लिनिकल रिसर्च, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल रिसर्च, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बीटेक प्रोग्राम और एमटेक प्रोग्राम या बीएस प्रोग्राम या एमएस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जो कि 3 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। एक यहाँ पे हम लोगों के पास इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी भी होता है। इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बच्चे 12वीं पास करने के बाद डायरेक्टली वो आ सकते हैं बीएस और एमएस के साथ। यदि बीटेक करते हैं तो 4 साल लगता है, एमटेक करते हैं तो 2 साल लगता है, टोटल 6 साल लगता है। लेकिन यदि इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी कोई करता है एमएस का, तो 5 साल के अंदर में वो ये पूरा अध्ययन पूरा कर लेता है। अब तो सर जो बच्चे चाहते हैं इस फील्ड में आना, उनमें किस तरह के काबिलियत या स्किल्स होना ज़रूरी है ताकि वो इस फील्ड में कामयाब बनकर निकले, कामयाबी उनके कदम चूमे? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि बच्चे के अंदर में बायोलॉजी के लिए पैशन होना चाहिए। यदि बच्चे के अंदर में बायोलॉजी का पैशन नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि अरे अब तो ज़बरदस्ती में मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, तो उनके लिए ये फील्ड सही नहीं है। दूसरा, ये फील्ड बाद में बहुत ही नैरो हो जाता है क्योंकि आप सुपर स्पेशलाइजेशन में इन कर जाते हैं। अब मैं एक छोटी सी मतलब आपको बात बताता हूँ, जैसे कि हम लोग क्लास 10 में भी हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 12 में भी हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मेडिकल में भी पढ़ते हैं और पीएचडी में भी पढ़ते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? आप इन डेप्थ नॉलेज उसका गेन करते चले जाते हैं। और यही वजह है कि इस फील्ड में जो भी आना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सोसाइटी के लिए ये काम करने वाला विभाग है। लेकिन बच्चों के अंदर में पैशन होना चाहिए, बच्चों के अंदर में परसिवियरेंस होना चाहिए और घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मुझे बस तुरंत ही नौकरी चाहिए, नहीं तो मेरा क्या भविष्य होगा। भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा यदि थोड़ा पेशेंस रखा जाए इस फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसने जो करियर के इम्कानात है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कितना बढ़ावा दिया है नौजवानों के लिए? मेरा अपना मानना है कि आने वाला 2 दशक आईटी और बीटी के लिए रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अभी जो है पूरा फील्ड ओपन हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी का। आप इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जो अभी कोविड का वैक्सीन हम लोगों के देश ने इजाद किया है। ये बिना बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और एक तरह से कहा जाए तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं था। और शायद यही वजह है कि अब इस तरफ लोगों की रुझान भी बढ़ रही है कि यदि वो ढंग से एक अच्छे जगह सेटल हो जाए तो इस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले जैसे बताया कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, अब मान रखिए कि आपको बहुत सारे चैलेंजिंग ऐसे जॉब दिए जाएं कि आप कुछ ऐसे उन्नत किस्म के राइस बनाओ बाय यूजिंग ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, या कुछ आप वैक्सीन बनाओ इन द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, या आप बायो रिमेडिएशन काम करो, या आप इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन रख सकते हो उस तरह का कुछ काम करो। तो अभी इसमें अनगिनत मतलब उम्मीदें हैं इस फील्ड से। और मेरा अपना बस एक ही मानना है कि बच्चे यदि कमर कस के आते हैं इस फील्ड में तो बहुत अच्छा करेंगे। जी, अभी जैसे आपने बताया कि वैक्सीन्स बनाएं या एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कुछ काम करें, तो जाहिर है कि रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हम बात करें अपने मुल्क की इस फील्ड में हो रही जो रिसर्च है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्लियर ओपिनियन मांगा जाए तो मुझे लगता है कि मेरा देश नंबर 1 है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत साल बाहर रहा हूँ और वहाँ यही बोला जाता था, यदि इंडियन है तो इसका मतलब या तो वो आईटी प्रोफेशन से होगा या बीटी प्रोफेशन से होगा।
रही बात किस तरह से हमारे मुल्क में ये काम हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले साल जो बजट था 2022-23 का, वो लगभग था 80,000 करोड़ रुपया, लेकिन इस बजट में हमारे देश में इसको बढ़ा के लगभग 91,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरह से रुझान आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए इस देश में, हेल्थ सेक्टर के लिए इस देश में। करियर से अगर इसको जोड़ें तो कितना करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अभी आ रही है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बोला, स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। इस फील्ड में आने के लिए जब नौजवान निकलते हैं, जाहिर सी बात है, एक देखा जाता है अमूमन के अच्छा हम इस इंस्टीट्यूट से हमने पढ़ाई की है, फलाने इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो जाहिर है वहाँ का नाम अच्छा होता है, यहाँ से पढ़ के बच्चा निकल के आया है तो अच्छा माना जाएगा। इस फील्ड की अगर हम बात करें तो एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है जब नौकरी करने के लिए बाहर फील्ड में जाते हैं? तो देखिए, एक इंस्टीट्यूट का नाम बहुत अहम इसलिए होता है कि जिस जगह पे एंट्री बहुत टफ होता है, ऑब्वियसली वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा, बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि उसमें देश के जितने भी मेधावी छात्र होते हैं वही पहुंचते हैं, सब नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उस इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड किसी भी रिसर्च में बहुत हाई होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे IITs हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में हैं, NII हैं जो दिल्ली में है, ICGB हैं। उसके बाद जैसे हमारे हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। इस तरह के ढेरों इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कि एंट्री इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार यदि आप चले जाते हैं तो वो गुणवत्ता की मानक हो जाती है कि हाँ, ये जो है ये एकदम अच्छा से पढ़ के निकला हुआ है। हमारा जो DTU है वो भी बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है डॉक्टर्स को और बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, जिनको कि अच्छे अच्छे जॉब्स बीटेक लेवल के बाद ही लग रहे हैं। लेकिन उनकी दिशा थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग पास करके आते हैं, तो वो लोग मेनली कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी के थ्रू अपना आगे का करियर देख रहे हैं यहाँ। सर, अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च की बात हुई थी, आपने बताया भी था कि हमारा मुल्क जो है नंबर 1 है रिसर्च के मामले में। कौन कौन से अहम इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में रिसर्च कर रही हैं? जैसा कि मैं पहले पार्ट का आपका आंसर दूंगा, नंबर 1 मैंने इसलिए बोला कि भारतीय ब्रेन्स, मतलब इंडियन ब्रेन्स का कोई सानी नहीं है। यदि अभी आप अमेरिका या यूरोप या किसी भी बड़े मुल्क में देखें, जो कहा जाता है बड़े मुल्क हैं, मैक्सिमम जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं सारे के सारे इंडियंस हैं। यदि आप देखिए, यदि जितने भी, छोड़ दीजिए बायोलॉजिकल साइंसेस को, यदि आप अमेरिका के सारे बड़े बड़े देखेंगे संस्थान, तो उसके डायरेक्टर और CEO सब इंडियंस हैं। इसलिए मैंने बोला इंडिया जो है नंबर 1 है, क्योंकि आखिर हम ही इंडियंस वहाँ जाके अच्छा काम करते हैं। रही बात ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे IITs का डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है। लेकिन यदि जब बायोलॉजिकल साइंसेस की बात आती है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IISER, ICGB, NII, CCMB, CDFD, NIN, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। ये देश के लगभग 8-10 सबसे बड़े संस्थान हैं जहाँ पे कि बायोलॉजी और बायोलॉजी रिलेटेड रिसर्च बहुत ही हाई क्वालिटी का हो रहा है। NCBS, मैं भूल गया, NCBS वो एक सबसे बड़ा संस्थान बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए माना जाता है। सर, अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो इस फील्ड में या रिसर्च से जोड़ें तो क्या कुछ अहम ख़ास काम किए हैं? हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसा कि आपको बताया, हमारे इंस्टीट्यूट में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे इंस्टीट्यूट में इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ इम्यूनोटेक्नोलॉजी है। और हम लोग इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और देश विदेश के अच्छे अच्छे पत्रिकाओं में हम लोगों के लेख आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली, चूँकि हम लोग छोटे डिपार्टमेंट हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, और जैसा कि मैं आपको बताया यहाँ मोस्टली इंजीनियर्स आते हैं, तो जो छटे हुए स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि थोड़ा सा उतना रुझान नहीं है बायोलॉजी की तरफ, वो आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो संतुष्ट हूँ यहाँ के प्रगति और यहाँ के कार्यशैली से। जी सर, किसी भी मुल्क के लिए ज़िंदगी को की अगर हम बात करें, मुल्क के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि अभी आपने भी बताया, बहुत अहम हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए या देश की तरक्की के लिए इस फील्ड की अहमियत
को आप किस तरह से देखते हैं? एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे भी कोविड वैक्सीन का इजाद हुआ, यदि हमारा देश स्वावलंबी नहीं होता तो क्या हम लोग कुछ कर पाते? दूसरे मुल्कों पे निर्भर रहते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और सिर्फ अपना ही देश नहीं, आज सारे विदेश में भी हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ तक बात रही कि कैसे इसको अपलिफ्ट किया जाए, तो ऑब्वियसली हम लोग जितना क्लिनिकल रिसर्च पे ध्यान देंगे, जितना हम लोगों को ऑटोनॉमी दी जाएगी साइंटिस्ट को, हम लोग और उतना बेहतर काम करते चले जाएंगे। दूसरा पार्ट हम आपका एक बार फिर से बताएंगे। दूसरा बस किस तरह हाँ, से देखते हैं? अच्छा, अहमियत इस तरह से है कि आप देखिए, जैसे हाइड्रोक्सीक्विनोन है, अपना देश पूरे मुल्क, पूरे दुनिया को हाइड्रोक्सीक्विनोन बांटता है। शायद अभी हाल में आप कोविड के समय देखे होंगे किस तरीके से। तो हमारा देश बायोटेक्नोलॉजी और आईटी के फील्ड में हम लोग जाइंट्स माने जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब। जी सर, बहुत कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में। आगे हम और क्या कुछ देख सकते हैं इस फील्ड में? अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्रग्स जो कि डेडली डिजीज़ होते हैं, जैसे कैंसर हुआ, जैसे HIV हुआ, और भी जो भी लीथल डिजीज़ हैं, जैसे न्यूरो डिजॉर्डर्स बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम लोग इतने सक्षम ज़रूर होंगे कि इन सभी बीमारियों का इलाज अपने मुल्क में कर सकते हैं दवा बना के। तो इसलिए ये बहुत ही अहम है हमारे देश के लिए। जी, और सर अभी जैसे हमने बात की थी कि किस तरह से क्या कुछ आता है, कितने विभाग हैं इस फील्ड मतलब बायोटेक्नोलॉजी में। जब कोई नौजवान पढ़ाई करके निकलता है, जैसे 5 साल का ही कोर्स कर लिया, आपने बोला स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, तो शुरुआत किस तरह से करते हैं, किस तरह के काम करते हैं वो? बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो, एंड ग्रोथ के क्या चांसेस है, वो कहाँ तक पहुँचते हैं? हाँ, जैसे कोई भी बच्चा बीटेक करने के बाद मीन्स 4 साल का, 12वीं के बाद 4 साल काम करने के बाद यदि कोई भी जॉब ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और यदि उसका ग्रोथ होगा भी तो मैनेजमेंट के साइड में होगा। उस पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट या उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट या फिर बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट साइड में वो जा सकता है, लेकिन इन डेप्थ बायोलॉजी साइड में नहीं जा सकता है। कोई बच्चा यदि मास्टर्स करके जाता है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा पार्ट प्ले करेगा एक किसी भी फार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसके भी ग्रोथ एक रिसर्च साइंटिस्ट तक जाके बंद हो जाएगा। लेकिन यदि PhD करने के बाद कोई इस फील्ड में आता है तो उसका ग्रोथ इनॉर्मस है और उसकी ऊंचाई का कोई सीमा नहीं है। सर, बहुत कुछ आपने बताया इस फील्ड के बारे में। आपने खुद देश विदेश दोनों में ही इस फील्ड में बहुत काम किया है। आपके अहम काम को जानना चाहेंगे, और दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम अपने देश की बात करें तो कहाँ खड़े हैं हम? जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च करियर का बात है, मैंने अपना रिसर्च करियर स्टार्ट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से, इन क्लिनिकल जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। और वहाँ से मैं जर्मनी गया, जहाँ पे कि मैंने PhD किया कार्डियोलॉजी में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। और मैं ये देखना चाहता था, हमारे काम का जो एक जीस्ट था वो ये था कि किस तरह से हार्ट के अंदर में कोरोनरी आर्टरीज जो होते हैं उसमें हमारा जेनेटिक रेगुलेशन कैसा है, जिसको कि हम लोग जीन रेगुलेशन भी कहते हैं। और देखना चाहते थे कि किस तरीके से जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है उसको हम लोग उसको तैयार करके किस तरह से कोरोनरी आर्टरी को हम लोग रिलैक्स करके रखें ताकि हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो। तो मेरा PhD उस क्षेत्र में था, और मैं बहुत ही लकी अपने आप को मानता हूँ कि मेरे जो बॉस थे, ही वॉज द पायनियर ऑफ दिस फील्ड, और मैं उनके साथ बहुत ही एंजॉय किया। 5 साल मैंने उनके साथ काम किया, अच्छे तरीके से काम को सीखा। उसके बाद मैं चला गया अमेरिका में मुझे मैं ब्रेन पे काम करना शुरू किया, क्योंकि आप यदि कहिए मेरे बारे में तो मैं वेस्कुलर बायोलॉजी का आदमी हूँ। तो वेसल्स तो हमारे पूरे बॉडी में है, तो चाहे वो मैं कार्डियो में करूं या न्यूरो में करूं। तो उसके बाद मैंने न्यूरोबायोलॉजी में काम शुरू किया, और मैंने अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसंस डिजीज में काम करना शुरू किया। इसके लिए मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही एक टफ़ काम था, लेकिन समहाउ मेरा काम बहुत सराहा गया अमेरिका में, और मुझे वहाँ प्रमोट किया गया एज ए फैकल्टी। लेकिन मुझे लगा कि अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो मैं वापस अपने देश आ गया। और रही बात कि इसमें हमारा क्या योगदान है, आज के डेट में
हमारी पूरी टीम जो है आज के डेट में ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रही है, एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज़ के। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि आजकल मेरा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे ज़्यादा काम शुरू हो गया है मेरे लैब में देन द वेट लैब। एक ही दिक्कत है हमारे कंप्यूटेशनल साइंस में, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको वैलिडेट करना पड़ता है। और आपके दूसरे भाग के क्वेश्चन का आंसर कि हमारा देश अभी कहाँ है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारा देश बहुत आगे है इस फील्ड में और हम लोगों की महत्ता और गुणवत्ता दोनों से कायल हैं। वो जानते हैं कि इस फील्ड में ये देश जो है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप भी मतलब आपके काम की भी तारीफ हुई है, तभी आपको अमेरिका जैसे मुल्क में वहाँ पे काम मिल रहा था। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ पे नौकरी छोड़कर अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर, चलते चलते आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि ये बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है। इस फील्ड में काम करना ही अपने आप में नोबेल प्रोफेशन है। तो घबराएं नहीं, कमर कस के आएँ और देश की और सोसाइटी की सेवा करें। कोई भी वैक्सीन बनाना, कोई भी दवाई बनाना, कोई भी अच्छे कामों को, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना या इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ये पूरे विश्व का काम है, ना कि किसी एक छोटे से जगह या देश का काम है। तो अब इसमें आएँ और अच्छे तरीके से अपना योगदान दें। और इस फील्ड का बहुत ही ब्राइट स्कोप होने जा रहा है अगले 20 साल। तो मुझे लगता है कि यदि बच्चे इस फील्ड में आते हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन बस वही है, उनमें जुझारूपन होना चाहिए, उनमें घबराहट नहीं होनी चाहिए और तुरंत सफलता नहीं चाहिए, तभी वो इस फील्ड में आए। यदि उनको तुरंत सफलता चाहिए तो फिर वो ये फील्ड उनके लिए नहीं है सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जानकारियाँ दी, वक्त निकाला हमारे लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में आपको जानकारियां मिल गई होंगी। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो जो कुछ आप जानना चाह रहे होंगे उनके जवाबात, उन सवालों के जवाबात आपको मिल गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नौकरियों और एडमिशन्स की। हम अपने इस सेगमेंट में यानी कि अगले सेगमेंट में आपको दिखाएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहाँ कहाँ नौकरियाँ मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।